अनवाइंडिंग के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु और मेरे साथ है दीपांशु। तो आज हम बात करेंगे INDIA अलायंस पे। INDIA अलायंस एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए यानी कि बीजेपी। क्या लगता है इस बार क्या होगा? क्योंकि हर साल जो चुनाव होता है, साल का मतलब जो हर 5 वर्ष में चुनाव होता है, 2024 में हुआ, 2019 में हुआ, अब 2024 में चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां लगभग बहुत सारी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी, सपा, जनता दल सब एकजुट हो गई हैं और अपना एक गठबंधन कर लिया, अलायंस कर लिया। तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है 2024 के चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई कंपटीशन मिलेगा, जो उनकी तीसरी टर्म होने जा रही है, ये पहली बार ही मिलेगा, क्योंकि तीसरी टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ। मतलब तीसरी बार वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं एज अ मेन कैंडिडेट। तो इस बार उनको अगर कंपटीशन मिलेगा तो यही बेस्ट ऑप्शन है अपोजिशन के लिए, क्योंकि सारी बड़ी पार्टियां जितनी भी हम जानते हैं, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई और भी बहुत सारी पार्टियां, सपा हो गई, सब एकजुट आ रखे हैं और सबका एक ही गोल है, बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में। कहीं ना कहीं ये जो अलायंस हुआ है, मेरे हिसाब से कि जो कुछ लोग ऐसे थे जिनका ये था कि हम कांग्रेस के वोटर हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है, और किसी को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, अब तो नेशनल पार्टी बन गई है, मैं आम आदमी को वोट दूंगा। लेकिन अलायंस बनने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी के तो पसंद करते थे, कहीं ना कहीं वो जो कांग्रेस है उससे नाखुश थे, नाराज थे। तो उनके दिमाग में क्या आएगा कि अब अलायंस हो गई, एक पार्टी जिससे मैं नाराज था, एक पार्टी जिसको मैं समर्थन करता था, दोनों एक साथ हो गए, वोट किसको देना है? यही सबसे बड़ा डिलेमा इस बार, या फिर कंफ्यूजन जो है वोटर्स के लिए आने वाली है। क्योंकि अभी तक अलग अलग पार्टी से वोटर्स के लिए भी ये था कि मैं इस पार्टी के आइडियोलॉजी से नहीं समझ पाता इस पार्टी की आइडियोलॉजी को, तो मैं दूसरी पार्टी को वोट दूंगा। लेकिन अब जब सब एक साथ हो गई है, तो पार्टियों से ज्यादा ये वोटर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है कि किसे वोट दें आखिर में। और आखिर में अगर उन्होंने अपनी पार्टी के अलायंस के लिए ही वोट दिया, लेकिन उस पार्टी के मिनिस्टर को कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिली, तो क्या उनका वोट वेस्ट हो गया? ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन ऑडियंस के लिए, इसका एक ड्रॉबैक भी है और एक अलायंस का जो गठबंधन हुआ है उनके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। एक साइड ये भी है कि जो आम आदमी पार्टी के या जो समाजवादी पार्टी के वोटर थे, वो तो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे ही, जो कांग्रेस के वोटर थे वो कांग्रेस को वोट देंगे। उनका ये कहना है कि मेरी ये पार्टी है, कुछ भी अलायंस करें, इनको तो वोट देना ही देना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना वोट तो पाएगी ही पाएगी, साथ साथ जो समाजवादी पार्टी का वोट था, जनता दल का वोट था, आम आदमी पार्टी का वोट था, जो तमाम अलायंस में जो पार्टियां जुड़ी हुई सभी का वोट होगा। तो कहीं ना कहीं जो नंबर है वोट का और पब्लिक का जो वोटर बैंक मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी वोटर्स के लिए कि एक्चुअली में वोट किसे दें और किसकी चलेगी एंड में। कि अगर उन्होंने किसी अपनी कोई एएपी का सपोर्टर है, उसने एएपी के लिए वोट दिया लोकसभा में, और उनके किसी मिनिस्टर को, वैसे तो फेसेस उनके पास बहुत सारे, अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा फेस उनके पास है, लेकिन अगर उनको कोई वैल्यूएबल पोजीशन नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारे फेसेस हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी है और आम आदमी पार्टी से केजरीवाल है, और भी बहुत सारे फेसेस हैं। आम आदमी पार्टी तो इस समय सिर्फ केजरीवाल ही रह गए, क्योंकि पहले उनके हेल्थ मिनिस्टर पे रेड हुई, जेल में बंद है सत्येंद्र जैन, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल में चले गए, और अभी कुछ दिन ही हुआ, मेरे हिसाब से हफ्ता भी नहीं हुआ, उनके सांसद और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के एक बड़े लीडर संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई। तो कहीं ना कहीं फेस तो अब सिर्फ आम आदमी पार्टी, सिर्फ केजरीवाल एक अच्छा फेस दिख रहे हैं। और भी बहुत सारी पार्टी के बहुत सारे फेसेस हैं। लेकिन अलायंस में जो जनता है उनके बीच एक सवाल तो आएगा ही आएगा कि जो गठबंधन हो गया है, अगर INDIA गठबंधन 2024 में जीतती है, बहुमत से गवर्नमेंट बनाती है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? आखिर जो फेस है, प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा? क्या कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, या जिसको सबसे ज्यादा सीटें जो निकालेगा उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा? क्या सिस्टम होगा? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल दिख रहा है। और यही सवाल बड़ी, जैसे ही आप मासिस को कुछ केटर करते हो, जैसे आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, लोकसभा इलेक्शन पूरे इंडिया के लिए, जैसे आप उतने बड़े स्केल पे कुछ भी करने चाहते हो, तो लोगों के लिए सिंप्लीफाइड हो जानी चाहिए। जैसे बीजेपी का इस टाइम, एनडीए का सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है कि हम मोदी को पुश कर रहे हैं, मोदी हमारे लीडर हैं, और उनके लिए पॉलिटिक्स बहुत आसान हो गई, क्योंकि लोगों को उन्हें बस एक चेहरा मार्केट करना है। लेकिन यहीं पे अगर हम INDIA अलायंस की बात कर ले, उनके पास चेहरे बहुत सारे हैं, अरविंद केजरीवाल है, राहुल गांधी, और भी बहुत सारे चेहरे, बहुत 28 पार्टियों को मिला के INDIA अलायंस बनी है। 28 पार्टियों को मिला के बहुत सारे चेहरे, उनके पास वोटर बैंक भी बहुत सारे। लेकिन बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए समस्याएं भी बहुत सारी है। समस्याओं का मेरे हिसाब से आभार हो गया है बीजेपी के पास, क्योंकि अब देख रहे हैं जो उनके पास INDIA अलायंस हुआ है,
उनके लिए कहीं ना कहीं मन में तो होगा कि सारी पार्टियां एक साथ उनके खिलाफ आ गई हैं, सारी नहीं मतलब लगभग मैक्सिमम 28 पार्टियां, 28 एक बड़ा नंबर होता है, 28 कम्युनिटी 28 पार्टियां एकजुट हो गई हैं अगेंस्ट बीजेपी 2024 इलेक्शन में। ये तो एक बड़ा मेरे हिसाब से समस्या है उनके साथ। और साथ ही साथ अभी जो इंसिडेंट हो रहे हैं, अभी जो घटनाएं हुई हैं, चाहे मणिपुर की बात कर लें, काफी लोगों ने निंदा की है, क्योंकि सरकार मणिपुर में भी बीजेपी की थी, सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, लेकिन मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं काफी लोगों ने निंदा की है। तो शायद उसका भी कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव रिजल्ट कह लें 24 में शायद बीजेपी को देखना पड़ जाए। और साथ ही साथ बीजेपी के जो सांसद हैं, लोकसभा चुनाव है, सांसदों का भी एक तरीके से चुनाव होता है, तो उसमें जो उनके सांसद थे बृजभूषण शरण सिंह, साथ ही साथ रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे, उन पर भी तमाम आरोप लगा। लगातार जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया समेत बड़े बड़े रेसलर जमीन पर खड़े हो गए थे। तो कहीं ना कहीं इसका भी बीजेपी को 24 में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक आएगा, नेगेटिव कहीं ना कहीं उनको परिणाम मिल सकता है। बाकी लेकिन यही पे हाथ में है। लेकिन यही पे सबसे बड़ी बात ये आ रही थी, जैसे मैंने कहा था कि वोटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है INDIA के इस टाइम। अगर बीजेपी को कोई नेगेटिव फीडबैक मिलना भी था, जो कि उन्हें पोलिंग के टाइम पे, वोटिंग के टाइम पे पता चलता, पहली बात तो अप्रैल मई में इलेक्शन होते हैं, बहुत टाइम है, तो हो सकता है कि लोग भूल जाएं। लेकिन अगर नहीं भी भूले तो पॉलिटिक्स इतनी कंफ्यूजिंग है इस टाइम पे कि किसे वोट दे, कौन एक्चुअल में फेस बनेगा INDIA का, कि हो सकता है लोग सेफ साइड के लिए अभी भी बीजेपी या फिर NDA को ही वोट दें। फेस के मामले में तो मेरे हिसाब से बीजेपी का तो क्लियर है एजेंडा की मोदी इज द फेस, एंड मोदी जो है नेक्स्ट टाइम भी वही प्राइम मिनिस्टर, मोस्ट प्रोबेबली वही बनेंगे, 2 टर्म से वही प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी। हर टाइम हर इलेक्शन में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, केंद्र का चुनाव हो या फिर किसी राज्य का चुनाव हो, नरेंद्र मोदी जो अपने भारत के प्रधानमंत्री, वही बीजेपी का सबसे बड़े चेहरे हैं। तो इस इलेक्शन में भी वही फेस है। लेकिन जो अलायंस हो रहा है INDIA, उनके लिए एक समस्या है कि फेस कौन है। अब जैसे कांग्रेस के लिए तो फेस ऑब्वियसली राहुल गांधी हैं, लेकिन अलग अलग जो पार्टियां अलायंस हो गई हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा अगर अलायंस गठबंधन वाली INDIA की गवर्नमेंट बनती है। लेकिन अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात छोड़ दें, और भी सारे मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर बहुत सारे होते हैं। अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर किसी एक ने समझौते से किसी एक को बना दिया, राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी मेन पोजीशंस होती हैं और पार्टियां इतनी सारी है, आइडियोलॉजी इतनी सारी है, भले उन्होंने हाथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन आइडियोलॉजी भी सबकी अलग है। बिल्कुल, पार्टी फॉर्मेशन होने के लिए एक आइडियोलॉजी होती है अपनी एक एक पार्टी की, जो कि सबकी अलग होती है। लेकिन जैसे ही अलायंस हो गई है तो वहां पे आइडियोलॉजी क्लैश होने का टाइम है। प्राइम मिनिस्टर को बन भी गया तो अलग अलग यूनियन मिनिस्टर्स के लिए अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ बनेगा, तो वो भी एक काइंड ऑफ नेगेटिव INDIA के लिए, जो कि पब्लिक वोटिंग के टाइप पे कंसीडर करेगी। ये एक बड़ा सवाल तो है ही, क्योंकि मान लेते हैं एक बार को किसी एक पार्टी से, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी को कांग्रेस से एक बार सभी पार्टी एग्री करके कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, अगर अलायंस गठबंधन वाली INDIA 24 में गवर्नमेंट बनाती है, अगर बनाती है तो मान लिया कि लोगों ने सहमति रख ली, सभी पार्टियों ने, 28 पार्टियों ने, कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देते हैं। लेकिन फिर ये बात हो जाएगा कि सभी पार्टियां मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री तो बना लेती है, लेकिन बाकी जो पोजीशन है, होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, तमाम जो मंत्रालय हैं वो किस पार्टियों, सभी सारी, अब अलायंस हुआ है तो सबकी यही इच्छा होगी बड़ी बड़ी जो मिनिस्ट्री हैं सभी पार्टियों के हाथ आए, और सभी पार्टियों में बड़े बड़े चेहरे हैं। अब आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है, फिर सपा में आपके अखिलेश यादव हैं, फिर लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार है, सबके मन में तो कुछ होगा, ममता बनर्जी हैं बंगाल से, सबके। अब इतने 28 पार्टियों के जो 28 कम सिर्फ एक एक लीडर की बात कर लें तो 28 मेन लीडर हैं, तो सबके मन में तो कहीं ना कहीं ये होगा ही कहीं ना कहीं कि अगर नहीं प्राइम मिनिस्टर तो कम से कम होम मिनिस्ट्री या कोई बड़ी मिनिस्ट्री मिले। हाँ, सबके दिमाग में एक बड़ी पोजीशन है जो कि वो अलायंस के थ्रू अचीव करना चाहते हैं, जो कि बिना अलायंस के शायद में पॉसिबल नहीं लग रहा था। तो अब मेन सवाल ये आता है कि INDIA अलायंस ऑपोजिशन ने इस बार बनाई है, लेकिन अगर इसको हम हटा दें कि ये नहीं हुआ, तो ऑपोजिशन के पास इस इलेक्शन के लिए जो आने वाले हैं उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या था आपके हिसाब से दिव्यांशु? मेरे हिसाब से अगर ये अलायंस नहीं होता, ये गठबंधन नहीं होता INDIA, तो मतलब मेरे हिसाब से, मेरा कहना सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस और जो सारी 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं, अगर अलग अलग लड़ती तो आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस या जनता दल और भी जो पार्टी, उनको तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है कांग्रेस, उसको फर्क पड़ सकता था मेरे हिसाब से, क्योंकि
कांग्रेस जितना एक्टिव थी, काफी टाइम से एक्टिव है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया, अभी आजादपुर मंडी में एक फल विक्रेता से पर्सनली मिले, अपने घर इनवाइट किए, कुछ टाइम पहले करोल बाग में गए, मैकेनिक से मिले, बातचीत की, अभी कीर्ति नगर जो एशिया का मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, वहां पे गए, वहां पे जो बढ़ई होते हैं, लकड़ी के कारीगर होते हैं, उनसे बातचीत की। तो काफी फील्ड में एक्टिव है, कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आ ही रहा है जनता से। अगर आप डायरेक्ट एक बड़ा लीडर मिलता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है और अच्छा इम्पैक्ट जाता ही जाता है, चाहे कुछ भी हो। तो मेरे हिसाब से अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ते, विदाउट अलायंस, विदाउट गठबंधन, तो शायद एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता था, या हो सकता है अभी भी अलायंस एक अच्छा उनका डिसीजन हो, शायद इलेक्शन जीत दें। हाँ, यही है कि अलायंस हो सकता है अच्छा डिसीजन, लेकिन राहुल गांधी जो हमने देखा है कि हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी पिछले कुछ साल में मैच्योर हो गए एज एन अपोजिशन लीडर। क्योंकि पहले देखे जाए तो इंटरनेट भी उनकी साइड नहीं था, ट्रोल बहुत होते थे। जो उनकी फेमस क्लिप है आलू डालो सोना निकलेगा, वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन वो भी मीम कल्चर में बहुत पार्ट हो गई है। लेकिन अब कुछ साल में जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है तो उन्होंने पब्लिक फेवर कह सकते हैं जीत लिया था। लेकिन अब उन्होंने दोबारा से अलायंस बना लिया, तो उनके वोटर बेस को भी हल्की सी कंफ्यूजन हो गई है कि अब क्या किया जाए। अगर अलायंस जीतती भी है तो क्या राहुल गांधी जो उनके लीडर हैं, जो उनके फेवरेबल लीडर होने चाहिए उनके हिसाब से, उनको पोजीशन मिलेगी अच्छी? तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वही है। लेकिन हो सकता है कि उनके लिए अच्छा डिसीजन हो सकता है बुरा डिसीजन हो। अब देखना होगा कितना सक्सेसफुल होता है ये अलायंस। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे भी अभी अप्रैल मई के महीने में इलेक्शन होने हैं, तो काफी टाइम में पता लगने का। हो सकता है कि और डेवलपमेंट आए, हो सकता है कि अलायंस ऑलरेडी कुछ एक कॉमन गोल लेके बनी हो, जो हमें ना पता हो, जो हमें धीरे धीरे पता चले। तो अभी ये जो अलायंस हुआ है, एक मीटिंग हुई थी, लगभग महीना होने वाला है, उन्होंने एक और डिसीजन लिया था कि उन्होंने 14 जर्नलिस्ट को बैन कर दिया था, तमाम एंकर थे, कि इनके शो में हम डिबेट में नहीं जाएंगे। तो ये इस डिसीजन पे आपको क्या लगता है कि ये सही डिसीजन है या नहीं? अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन सही भी है, गलत भी है। मेरे हिसाब से ये डिसीजन उन्होंने लिया, अगर उनको ये लगता है कि एक XYZ या जो भी एंकर है या जिस भी डिबेट में वो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहा है, बायस्ड है किसी एक पार्टी को लेके, तो आप वहां पे जाइए। आप वहां ना जाने से अच्छा वहां जाइए, आप वहां पे उल्टा सवाल कीजिए, आपको जहां लगता है पक्षपात हो रहा है वहां पर आप वो करिए। लाइव चल रहा है, जहाँ चीजें लाइव हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, तो आप वहां पे भी बोल सकते हैं। हाँ, तो ये 14 जर्नलिस्ट बैन करने की, या फिर आप वहां जा रहे हैं उसके बाद आइए, जो आपको लग रहा है जहाँ पक्षपात हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, सभी के पास खुद का यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया, वहां पे चीजें डालिए कि XYZ एंकर ने ऐसा बोला, ये पक्षपात हुआ। लोग करते भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उतना सही डिसीजन था नहीं ये। उतना सही डिसीजन नहीं था उनका। जो मैं सोचता हूँ अलायंस का ये डिसीजन इसलिए था कि उन्हें अपना नैरेटिव कंट्रोल करना था। लेकिन वही है कि जब ये डिसीजन बाहर आया तो सबके दिमाग में यही था कि ये क्या ये डर है या फिर क्या है ये। क्योंकि नैरेटिव कंट्रोल करने के आज के टाइम में सोशल मीडिया में बहुत सारे तरीके हैं, और जनरली इंटरनेट खुद कॉल आउट कर देता है। अगर इंटरनेट या फिर इंटरनेट के यूजर्स को लगता है कि ये कुछ उल्टा सीधा हुआ है तो ट्रोल है, मीम कल्चर बहुत सारा है आज, तो खुद भगू ट्रोल हो जाता है। हमने कई बार देखा है कि प्राइम मिनिस्टर्स भी ट्रोल हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, अब देखिए अलायंस की हम लोग बातचीत कर रहे थे, अभी कर्नाटका का इलेक्शन तो कांग्रेस ने जीत लिया। अब पता नहीं वो इम्पैक्ट भारत जोड़ो यात्रा का था, राहुल गांधी का था, या फिर क्या डिमेरिट थी बीजेपी में कि कर्नाटका में कांग्रेस चुनाव जीत गई। अब अलायंस से पहले की बात है, अब फिर MP, मध्य प्रदेश और आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं। अब देखना होगा क्या नतीजा होता है। अलायंस के बाद जिस राज्यों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव की बातचीत कर रहे हैं अभी, तो क्या इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि बिना अलायंस के तो कांग्रेस ने जो कर्नाटका का चुनाव था अच्छा परफॉर्म किया। अब देखते हैं अलायंस के बाद जो उनके विधानसभा के चुनाव है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन वहां तो कोई अलायंस नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट देखने लायक होगा, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक आ गया है। पब्लिक परसेप्शन में तो चेंज होता ही है। पब्लिक परसेप्शन में तो बहुत चेंजेस आते हैं। और बाकी हमने स्टेट इलेक्शन जो आने वाले हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है, डेट मतलब जिस डेट्स को इलेक्शन होने हैं वो आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 24 की भी तैयारी चली रही है। अब देखना होगा बीजेपी NDA पे कितना प्रभाव पड़ता है अलायंस का। NDA 2 पंचवर्षीय 2014 से लगाए 19 तक सरकार बनाई, फिर 19 से अब 24 तक। अब 24 में क्या ये तीसरी बार सरकार बना पाती है? मोदी सरकार जो है, मोदी बड़ा फेस है, क्या होता है, दोबारा से सरकार बनती है, या फिर अलायंस का इम्पैक्ट उन पे पड़ने वाला है, मणिपुर का इम्पैक्ट उन पे पड़ने वाला है, या जो रेसलर थे, बजरंग पुनिया जैसे बड़े बड़े रेसलर थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है बीजेपी, ये देखने लायक होगा। एक्चुअली NDA के लिए इस बार बहुत सारी चीजें हैं जो उनके फेवर में नहीं गई है, जो उनके पिछले टर्म में हुआ। मणिपुर ले लो, जैसा आपने जो बोला, बहुत सारी चीजें हैं जो फेवर में नहीं गई है। लेकिन दोबारा वही बात आ जाती है, पब्लिक परसेप्शन क्या पब्लिक उस टाइम तक भूल जाएगी। और क्योंकि इस बार INDIA का इलेक्शन
जो भी कह सकते हैं फेसेस की वजह से उतना क्लियर नहीं है या फिर उतना सिंप्लीफाइड नहीं है फॉर द मासेस, तो क्या पब्लिक अभी भी उन्हें फेवर करेगी या फिर एनडीए को दोबारा से एक अपर हैंड मिल जाएगा जो उन्होंने नेगेटिव्स है उनकी साइड में उनके अलावा, कि उन्हें उसके अलावा भी अपर हैंड मिल जाएगा क्योंकि उनकी अपोजिशन का जो भी फेस है वो स्ट्रांग नहीं है या फिर फेस है ही नहीं इतने सारे फेसेस होने की वजह से। बिल्कुल, अब पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट जो है, प्रभाव है, दोनों ही तरफ है, चाहे हम एनडीए बीजेपी की बात कर लें या आईएनडीआईए अलायंस की तरफ कर लें। ठीक, दोनों तरफ कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, लेकिन 24 के चुनाव में देखने लायक होगा। और ये वीडियो बनने के बाद, वीडियो देखने के बाद, पॉडकास्ट देखने के बाद जनता के बीच में देखने की बात ये होगी उनको क्या लगता है पॉडकास्ट कैसा था, और साथ ही साथ उनको क्या लगता है ये जो आईएनडीआईए अलायंस हुआ है उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है कांग्रेस और जो 28 दल एक साथ जुड़े हैं, और साथ ही साथ कितना गलत इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कितनी समस्याएं खड़ी होने वाली है एनडीए बीजेपी पे। क्या इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है बीजेपी? ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं और हमको जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा ये पॉडकास्ट? ये थे दीपांशु, मैं थे दिव्यांशु, और कैमरे के पीछे मनीष दुबे के साथ आप देख रहे थे अनमाइंडिंग पॉलिटिक्स।